कहते हैं कि आप कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस से इस्तीफ़ा पेश किया, लेकिन आपको कभी कांग्रेस में देखा नहीं, ना कभी पीसीसी के ऑफिस में देखा, ना कभी किसी प्रोटेस्ट में देखा, ना कहीं पे नौजवानों के साथ खड़ा देखा, ना कहीं पे प्रोटेस्ट में आपको किसी कांग्रेस का फ्लैग हाथ में लेके देखा। तो कांग्रेस में थे कब आप, और कांग्रेस में रह के रोल क्या आपने प्ले किया, और कांग्रेस में रहते हुए आपने नौजवानों की कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी जिसको हम ये मान कर चलें कि आपने कांग्रेस में रहकर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आज़ाद पहले आज़ाद था, लेकिन अब गुलाम है। आज़ाद नबी के गुलाम है और आज़ाद वो आज़ाद है। बीजेपी के साथ आज़ाद साहब या कोई भी नेता चला गया आपकी जमात में से और बीजेपी के साथ जुड़ना चाहे तो क्या मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा सुन लिया आप, क्या रियाज नाज इस्तीफ़ा पेश कर देंगे? देखिए, मैं आपको साफ बताऊं, बीजेपी के साथ जाके मिलना नामुमकिन। अगर ऐसा हो गया आप इस्तीफ़ा पेश करेंगे? बस इतनी मैं कर दूंगा, मैं इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा। मतलब इतना टाइम क्यों लगा के आप जवाब? मैं इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। हमें आज़ाद साहब पे पूरा भरोसा है, हमें अपने कायद पे पूरा भरोसा। क्या नहीं दिया था आज़ाद साहब को कांग्रेस ने? कुर्सी, मान सम्मान, प्रोटोकॉल, इज्जत, कई बार उनको जो है वो जीता के आगे भेजा, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब कुछ दे दिया था। फिर भी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा कर दिया, इसलिए कि कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज़ है, उसे किनारे पहुंचाने की जगह और डुबा के चलेगा। और ये भी कहा गया, हाँ सबसे बड़ी बात, और ये भी कहा गया कि आज़ाद साहब को एक टारगेट दिया हुआ था मोदी जी ने कि कांग्रेस को डैमेज करना है। उन्होंने कांग्रेस को डैमेज कर दिया बहुत बड़ी तरीके से। अब सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, वो कहते हैं कि जितनी बातें कर लूँ उतनी कम है, सवाल फिर भी जहन में आए तो पूछना ही पड़ेगा। ये तक भी कह दिया कि जनाब बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी को कम किया था, छीन ली थी, जो हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर हैं। आज़ाद साहब की सिक्योरिटी के साथ हाथ नहीं लगाया, साबिका चीफ मिनिस्टर्स की कोठियाँ उनसे छीन ली, उन्हें हालिया ही एक नई कोठी जो कश्मीर में अलॉट की गई। ये तक भी कह दिया कि आज़ाद साहब का जो ज़ड सिक्योरिटी का रेंज है उसमें कोई कमी पेशी नहीं आई। आज़ाद साहब लीडरों से ज़्यादा आमिर साहब जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसते हैं। फिर 2000 से लेके कन्याकुमारी, इससे पहले जो एमपी इलेक्शन हुआ उसमें क्यों हरा दिया? अगर लोगों के दिलों में बसते तो जीत कर जाते। ये भी कह दिया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने उनका बोरे बिस्तरा पैक किया और दिल्ली भेज दिया। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। लगातार कांग्रेस की जमात में जो है वो इस्तीफे पेश किए जा रहे हैं। 5 MLA ने सबसे पहले रिज़ाइन दिया था और छठा रिज़ाइन जो था वो रियाज बशीर नाज साहब का था, जो DDC आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट करके जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस की बेसिक मेंबरशिप से इन्होंने जो है वो कांग्रेस में इस्तीफ़ा पेश किया, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि इनके लीडर जो है वो आज़ाद साहब हैं। अब तफसीलाती तौर पे इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस के साथ इतना एक लंबा वक्त देना। इनके वालिद साहब भी कांग्रेस में थे, जनाब ने भी कांग्रेस में एक अच्छी सर्विस दी, लेकिन कहां पर मजबूर कर दिया कांग्रेस ने कि इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा पेश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल रहेगा मेरा आपसे और बड़ा इंतहाई अहम सवाल है। आप कहते हैं कि आप कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस से इस्तीफ़ा पेश किया, लेकिन आपको कभी कांग्रेस में देखा नहीं, ना कभी PCC के ऑफिस में देखा, ना कभी किसी प्रोटेस्ट में देखा, ना कहीं पर नौजवानों के साथ खड़ा देखा, ना कहीं पर प्रोटेस्ट में आपको किसी कांग्रेस का फ्लैग हाथ में लेके देखा। तो कांग्रेस में थे कब आप, और कांग्रेस में रह के रोल क्या आपने प्ले किया, और कांग्रेस में रहते हुए आपने नौजवानों की कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी जिसको हम ये मान कर चलें कि आपने कांग्रेस में रहकर बड़ा कारनामा अंजाम दिया? आमिर साहब, मैं आपको बताऊं कि जो मेरा सियासी सफ़र शुरू हुआ है उसे शुरू हुए सिर्फ 3 साल हुए। इससे पहले मैं वकालत करता था और कॉरपोरेट वर्ल्ड में था। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं सियासत में आया। मेरे वालिद कांग्रेस के से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कांग्रेस मैंडेट पे इलेक्शन भी लड़े। मरहूम चौधरी बशीर नाज साहब गुज्जर बकरवाल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे वो। उनकी वफ़ात के बाद जब मेरे पे ये ज़िम्मेदारी आई कि मैं उनके
जो कारवां था, जो उनका सफ़र था, जो उनका सियासी लिगेसी थी, उसको आगे लेके जाऊं, तो उस वक्त मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। वाबस्तगी इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस से नहीं थी मेरी, बिल्कुल कांग्रेस से थी। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपने कभी देखा नहीं, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो मेरी बदकिस्मती, वरना शहीदी चौक में जितने भी प्रोटेस्ट होते थे या जम्मू में जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, मैं उनमें बिल्कुल शिरकत करता था। अगर आपको इनके सबूत चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पे वो सब प्रोटेस्ट्स की तस्वीरें हैं। उसके बाद जब डीडीसी इलेक्शंस आए तो मैंने डीडीसी इलेक्शंस के टाइम पे भी मैंडेट का कुछ इश्यूज़ बने, पार्टी हाईकमांड ने कुछ कहा, और उस वक़्त जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या कांग्रेस की कमान डिस्ट्रिक्ट की जिनके हाथों में थी, उनके कुछ अलग वर्जन्स थे, जिसकी वजह से मैंडेट मुझे नहीं दिया गया और मैंने आज़ाद लड़ा। और लड़ने के बाद जो वहाँ के फॉर्मर एमएलए थे वो मेरे सामने थे और उनसे तकरीबन 1000 की लीड से मैं लोरेन ब्लॉक से जीता था। उस वक़्त भी अगर आपने देखा होगा, जो मेरे पोस्टर्स थे, जो पैम्फलेट्स थे, या बाकी भी जितना एक इलेक्शन मटेरियल था, उन पे एक आज़ाद साहब की तस्वीर थी, एक मेरे मरहूम वालिद बशीर नाज साहब की तस्वीर थी और मेरी तस्वीर थी। मैंने उन दो चेहरों पे इलेक्शन लड़ा था। ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं नौजवानों की लड़ाई को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर, और कांग्रेस में अगर थे तो कांग्रेस में क्या रोल प्ले किया है, इसका क्या जवाब है मुख्तसर सा? देखिए, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही कि जमात सही राह पे चलती। देखिए, हमारे कायद, हमने जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिनकी शफकत मुझ पे रही, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। कांग्रेस के अंदर की चीज़ें जो थी, जो यहाँ का एक किस्म का माहौल था ऑफिस का, या जो एरोगेंसी थी, तो मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। लिहाजा कसूर किसका, सज़ा किसको मिली, क्या गई बातों पे हुज्जत करना, तो जो गुज़र गया सो गुज़र गया। अब हम आज़ाद साहब की क़यादत में हैं, जो 4 तारीख को जम्मू आ रहे हैं। आपको क्या कांग्रेस में सफोकेशन महसूस होती थी? क्या कांग्रेस में घुटन सी थी? अब आप अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं? देखिए, घुटन सफोकेशन से ज़्यादा एरोगेंसी इतनी थी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती थी। अच्छा। किसी को कुछ समझा ही नहीं जाता था। अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो इस किस्म का बिहेवियर होता था उनका कि बाकी किसी की कोई कदर ही नहीं होती थी, या कभी ऑफिस में या कुछ भी। तो आपकी कांग्रेस में कदर थी? देखिए, मैंने कहा ना कि क्या गई बातों पे हुज्जत करना, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। अब ये एक नई बिस्मिल्लाह हुई है। अल्लाह पुराने अंदाज़ ज़िंदगी का भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके कुछ जवाब देने हैं आपने। हम जवाब देने को तैयार हैं, आप सवाल पूछिए। मेरा तो यही फिर से सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस में कदर थी या नहीं थी? कंफ्यूज क्यों? नहीं थी। इतना सोच कर क्यों जवाब दिया? देखिए, मैं कह रहा हूँ, वो भी जो वहाँ पे थे, बहुत लंबा सफ़र हमने इकट्ठा किया। अब उन बातों पे जवाब देना या कहना, तो नटशल ये था कि तो उनके इल्ज़ाम जो आप पे लगेंगे वो तो ये कहेंगे कि हम सही कह रहे थे, इनके पास अल्फाज नहीं थे बोलने के लिए। हमारे बोलने के अल्फाज जो हैं वो आप कहीं पे भी सुन सकते हैं। रियाज बशीर नाज जब बोलता है तो वो डंके की चोट पे बोलता है, और उसकी कही हुई बातें, उसकी कही हुई चीज़ें जो हैं वो सरेआम है। ये भी कह दिया कि आप लोगों की ढाई जमात है आज़ाद साहब की, नेताओं के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक विचारधारा की लड़ाई है, एक सोच की लड़ाई है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है, पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। ये चंद लोगों की जमात है, 2.5 लोगों की जमात है। जो हाल पंजाब में कैप्टन का हुआ है वही हाल आज़ाद का होगा। फिर आज़ाद साहब से इतनी घबराहट क्यों है सबको? फिर आज़ाद साहब के आते ही सबके पसीने क्यों छूट रहे हैं? किन लोगों के पसीने छूट रहे? जितनी भी जमातें हैं, जो भी लोग ये बातें कह रहे हैं, आज़ाद साहब लीडरों से ज़्यादा आमिर साहब जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसते हैं। फिर 2000 कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इससे पहले जो एमपी इलेक्शन हुआ उसमें क्यों हरा दिया? अगर लोगों के दिलों में बसते तो जीत कर जाते। ये भी कह दिया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने उनका बोरे बिस्तरा पैक किया और दिल्ली भेज दिया। देखिए, सियासत में हार और जीत लगी रहती है।
जम्मू कश्मीर में जब वो जीते तो वो जीत जो उनकी है वो हिस्टोरिकल जीत थी, उससे ज़्यादा लीड आज तक किसी ने भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में नहीं ली। हार जीत से किसी भी चीज़ का पैमाना जो है वो तय नहीं किया जाता, किसी का भी कद नहीं तय किया जाता। इलेक्शंस हैं, हार है, जीत है, वेव है, कुछ भी है, लेकिन उसका असर किसी के कद पे नहीं पड़ता। आप क्या ये मान कर चलते हैं कि ग़ुलाम नबी आज़ाद ने जो ये कदम लिए ये दुरुस्त है, ठीक कदम है? ऐसा तो नहीं होगा कि कल को इन्हें भी जो है वो दिक्कत परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा? आज जिन चीज़ों पे ये कायम है, कल को इन चीज़ों पे कायम रह के काम करना इनके लिए डिफ़िकल्ट होगा? देखिए, जितना विज़न, जितना एक्सपीरियंस और जितना नॉलेज एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते आज़ाद साहब के पास है, मैं ये समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में उतना एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। और जो फ़ैसला आज़ाद साहब का है, जो उन्होंने लिया है, हम उनके फ़ैसले के साथ हैं। हम अपना मैनिफेस्टो लेके, हम अपनी बातें लेके आवाम के पास जाएंगे, मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आज़ाद साहब को आने वाला जम्मू कश्मीर का चीफ़ मिनिस्टर बन। क्या नहीं दिया था आज़ाद साहब को? कांग्रेस ने कुर्सी, मान सम्मान, प्रोटोकॉल, इज़्ज़त, कई बार उनको जो है वो जीता के आगे भेजा, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब कुछ दे दिया था। फिर भी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा कर दिया, इसलिए कि कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज़ है, उसे किनारे पहुंचाने की जगह और डुबा के चलेगा। और ये भी कहा गया, हाँ सबसे बड़ी बात, और ये भी कहा गया कि आज़ाद साहब को एक टारगेट दिया हुआ था मोदी जी ने कि कांग्रेस को डैमेज करना है। उन्होंने कांग्रेस को डैमेज कर दिया बहुत बड़ी तरीके से। अब सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, वो कहते हैं कि जितनी बातें कर लूं उतनी कम है, सवाल फिर भी जहन में आए तो पूछना ही पड़ेगा। ये तक भी कह दिया कि जनाब बाकी तमाम चीफ़ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी को कम किया था, छीन ली थी, जो हमारे साबिका चीफ़ मिनिस्टर हैं। आज़ाद साहब की सिक्योरिटी के साथ हाथ नहीं लगाया, साबिका चीफ़ मिनिस्टर्स की कोठियाँ उनसे छीन ली। उन्हें हालिया ही एक नई कोठी जो कश्मीर में अलॉट की गई। ये तक भी कह दिया कि आज़ाद साहब का जो ज़ड सिक्योरिटी का रेंज है उसमें कोई कमी पेशी नहीं आई। देखिए, आपके जितने सवाल, जितने पॉइंट्स हैं, मैं वन बाय वन उनका जवाब देता हूँ। आप आमिर सुहेल हैं, जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट हैं। आप क्यों हैं? क्या आप किसी की खैरात की वजह से हैं या अपनी मेहनत के बलबूते पे हैं? समझ गया मैं। अगर आज़ाद साहब को कोई चीज़ मिली, पद मिले, ओहदे मिले, तो वो उनकी मेहनत की वजह से मिले। बहुत बेहतर। क्योंकि बिना मेहनत के कोई फर्स्ट नहीं आता है, किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। अगर आज आप इस मुकाम पे हैं कि आमिर सुहेल का एक नाम है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 साल में आमिर सुहेल को जिस तरह मैंने सड़कों पे भागते हुए देखा है, जिस किस्म की मेहनत की है, तो आज उस मेहनत का ये सिला है कि आमिर सुहेल जर्नलिज़म का एक नाम है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैरात में कोई चीज़ नहीं मिलती है, मेहनत करके ली हुई चीज़ें हैं। जिस जगह पे पार्टी को आज़ाद साहब की ज़रूरत थी, जिस जगह पे वो समझते थे कि मैं बेटर कर सकता हूं, उनको हिंदुस्तान में जिस भी टास्क पे भेजा गया वो कभी भी पिछले 40 साल में नाकाम होके नहीं लौटे। अगर वो फर्स्ट आके आए, कामयाब होके आए, तो अगर उनको मेडल्स दिए गए तो वो मेडल्स खैरात तो नहीं थे, वो तो कमाया है। सिक्योरिटी पे भी आ जाते हैं। अब मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती जी की सिक्योरिटी कहाँ है? क्या उनके पास सिक्योरिटी नहीं है? पर इनके पास ब्लैक कैट कमांडोज। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कंफ्यूजन कहाँ पे है। Z+ सिक्योरिटी, NSG, ये बहुत डिफरेंट कैटेगरीज की सिक्योरिटीज़ हैं, जिन सिक्योरिटीज़ को हम एक ही एम्बिट में लेके आ जाते हैं। उमर साहब के पास सिक्योरिटी नहीं है, महबूबा जी के पास घर नहीं है। बट हालिया उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ भी की गई थी जब ऑर्डर आया था कि सारे साबिका चीफ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी विड्रॉ होगी। तो लेकिन वो कायम है। उसके बाद वो ऑर्डर जो है, उस ऑर्डर को आप देखें दोबारा से, उस ऑर्डर का रिव्यू हुआ है, आप चेक कीजिए, उस ऑर्डर का रिव्यू हुआ है। सिक्योरिटीज़ जम्मू कश्मीर के जितने भी साबका चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ एज इट इज़ इंटैक्ट हैं, सिवाय NSG के। NSG कवर एक अलग कवर है, NSG कवर नहीं है। इट इज़ अ Z+ सिक्योरिटी। वंस अ Z+ सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज अंडर अ Z+ सिक्योरिटी। ये तो आज़ाद साहब है जिनकी मेहनत पे इतनी है। यहाँ पे तो ऐसे भी हमारे लोग हैं जिनके पास आज भी जैमर्स चलते हैं, जो एक या दो बार MLA हैं। तो उन पे सवाल क्यों नहीं आप कर रहे हो? आप देखिए ना,
आप अल्ताफ बुखारी जी को देखिए, क्या उनके पास उनके सिक्योरिटीज़ के साथ जैमर्स नहीं है? उनकी सिक्योरिटी में किसी चीज़ की कमी है? आप फारूक साहब को देख लीजिए, उमर साहब को देख लीजिए, महबूबा जी को देख लीजिए। ये उमर साहब, फारूक साहब की जो सिक्योरिटी होती थी काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन हमने कई बार देखे। हाँ, NSG पर उमर अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब की नहीं हुई है। आप चेक कीजिए। नहीं, यही तो सवाल है, निशान कांग्रेस कर रही है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तो इट इज जस्ट फॉर द सेइंग ऑफ सेक फॉर सेइंग ओनली। यू चेक इट, इफ देयर इज अ ऑर्डर ऑफ विड्रॉवल ऑफ सिक्योरिटीज, तो व्हाट आर दोज सिक्योरिटीज व्हिच हैव बीन विड्रॉन? व्हाट वाज दैट कवर व्हिच हैज बीन विड्रॉन? Exactly. You just go through all these things. Yes. Then we'll come back on this. Okay, sure. मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि जैसे आपने अभी मुझे ये सब चीज़ें बताई और मेरे जहन में आ गई, आपने क्या क्या बात कही, क्या क्या बात करी। नहीं, आप वकील हैं, मैं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं उस चीज़ के ऊपर आपकी बड़ी कदर भी करता हूँ दिल से कि आप वकील हैं। कांग्रेस ही ने ये एलिगेशन लगाया सिक्योरिटी को लेकर। एक बार फिर से सवाल कर लूँगा आपकी कन्फ्यूजन और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि सिक्योरिटी, हमारे जो भी साबिका चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी में कमी आई है। महबूबा जी की सिक्योरिटी में आई है, हमने हालिया ही देखा, उनके पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। जब वो जम्मू में आए उनके पास सिक्योरिटी कवर इतना नहीं था। उमर साहब की भी सिक्योरिटी कवर में कमी आई है, फारूक साहब की भी सिक्योरिटी कवर में कमी आई। जैसे आपने कहा NSG की बात की, यहाँ पर आज़ाद साहब की सिक्योरिटी को लेकर बार बार ये सवाल निशान किया जा रहा है कि उनका काफ़िला वही बरकरार है जिस काफ़िले में वो थे। लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह के उन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा जाता है। और हालांकि आपको मालूम है कि मोदी जी ने भी उनके लिए आंसू जो है वो बहा दिए, तो उन्हें मोदी जी के आंसुओं का कर्ज चुकता करना था, शायद वो यही तरीका था। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपके ये सवाल हैं और ये सवाल आपने बाकी सब लोगों से भी पूछे। इस पर मैं आपको ये बात बताऊं, आंसू किस चीज़ के रिलेटेड थे? कश्मीर में एक बम ब्लास्ट होता है, जहाँ पे गुजरात में चीज़ आते हैं, तो क्या वो कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे कोई भी हो, अगर राहुल गांधी किसी ब्लास्ट में चंद लोगों के लिए या बाकी लीडर आके आंसू बहा सकते हैं, तो आंसू बहाना ये है कि उस वक़्त दर्द में कौन किसके काम आया, उस वक़्त अपना राजधर्म किसने निभाया, उस वक़्त अपना फ़र्ज़ किसने निभाया, उस वक़्त इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इंसानियती के काम कौन आया। तो जब इंसान को वो पल या वो लम्हे याद आते हैं ना, तो आंसू निकल आते हैं। अच्छा, ये वो आंसू थे? ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अगर मैं आपके साथ कोई अच्छाई कर रहा हूँ आज, कल खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या आप 2 आंसू नहीं निकालोगे? वहीं राहुल गांधी अगर जाके मोहब्बत और वो जादू की जफ़ी मोदी जी को देते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी सराहना होती है। तो अगर मोदी जी ने आज़ाद साहब के लिए आंसू के 2 आंसू निकल गए, तो इसकी किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं ये? चलिए, हम इस पे भी आएंगे, वापस लौट कर आएंगे। एक सवाल अहम रहेगा कि आज़ाद साहब लगातार नेशनल टेलीविजन्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। उन इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि 30 से 40 साल के नौजवानों को जो है वो मौका दिया जा रहा है, सीनियर लीडरशिप को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी यही नौजवान, आप जैसे नौजवान ना, सवाल कर रहे हैं आज़ाद साहब से, और मुझसे भी सवाल करें कि ज़रा पूछें आज़ाद साहब के चेलों से कि जनाब हमें इस चीज़ का जवाब दें कि जब आज़ाद साहब 1980-90 में थे और उस दौर में जब वो जवान थे, तो उन्हें जब मौका दिया गया तब वो इस लेवल तक पहुँचे। अगर आज राहुल गांधी जी जवानों को मौका दे रहे हैं या जवान एक लीडर को चुनकर ला रहे हैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो उसमें वकार रसूल साहब को उसमें क्या दिक्कत आ गया आज़ाद साहब? देखिए, जो डिसीजन कांग्रेस पार्टी का है वो उनका था, हो गया। आज़ाद साहब जब सियासत में आए तो वो भी नौजवान थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज नौजवानों को बाकियों को मौका देने की बात है, तो किसने किसको रोका? आज़ाद साहब ने किसको रोका कि आप मौका मत दीजिए नौजवानों को? इशारा किसकी तरफ था? किसका इशारा? आज़ाद तो मुझे क्या पता वो दूसरे वाले क्यों कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका दे रहे? क्योंकि उन्होंने न्यूज़ चैनल पे कहा ना, इंटरव्यू में कहा, आज़ाद साहब ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि 30 से 40 साल के नौजवानों को मौका दिया जा रहा है और सीनियर लीडरशिप जो है उसको साइड लाइन किया जा रहा है। देखिए, सीनियर लीडरशिप का एक्सपीरियंस जहाँ पे, वहीं पे आज़ाद साहब ने कहा कि जब एसेस कम हो जाए, 1.5 साल हो गया राहुल गांधी जी से उनको बात करे हुए, लीडरशिप के फैसले जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं इन सब चीज़ों को, मैंने उन्हें नहीं देखा है, वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने देखे। तो जब उनकी एसेसिबिलिटी नहीं है तो हमारी कब आके पहुंचेगी? नौजवान कब पहुंचेगा वहाँ पे?
किस नौजवान को जितवा दिया, आप मुझे ये तो बताएं ना। बात करने का आप मुझे बताइए ना, रिजल्ट्स बताइए, कौन से नौजवानों को, उन नौजवानों की लिस्ट नाम तो बताइए ना। सिर्फ इसलिए कि इल्ज़ाम लगाने हैं और इल्ज़ाम लगाते जाओ, उन इल्ज़ाम लगाने के साथ कोई आपके पास तथ्य भी तो होना चाहिए ना, एक लिस्ट भी तो होनी चाहिए ना। दुरुस्त है। तो जब वो नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, 10 चीज़ें हैं, तो वो तो उन लोगों की प्रॉब्लम है जिनको हो रही है। बिल्कुल। नाज साहब कांग्रेस को छोड़कर आज़ादगी महसूस कर रहे हैं, क्या दिल को सुकून मिला और ऐसा लगा कि अब एक नई सुबह है, नई शुरुआत होगी? इंशाल्लाह नई शुरुआत होगी। अल्लाह पाक के फ़ैसले बहुत बेहतर होते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने जिस दिन से सियासत में कदम रखा है, उस दिन से ही आज़ाद साहब की सरपरस्ती में आज़ादगी महसूस करता हूँ। आज़ाद है, ये भी कह दिया कि आज़ाद पहले आज़ाद था लेकिन अब गुलाम है। आज़ाद नबी के गुलाम है और आज़ाद वो आज़ाद है। आज़ाद को कभी कोई पार्टी, कोई दूसरा चीज़, कभी कोई। दिग्विजय सिंह ने ये तक भी कह डाला कि आज़ाद साहब निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी पे, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स, राहुल गांधी के गार्ड्स ये फैसला करते हैं कि किस लीडर को कौन सी जो है वो पोजीशन पे रखा जाएगा, किस पोस्ट पे तैनात किया जाएगा। तो ज़रा ये जवाब दें, राहुल गांधी जी कह रहे हैं आज़ाद साहब से कि जब आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया था तो उस वक्त में किस राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड ने आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया? बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताइए, जिस वक्त उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, कांग्रेस के पास हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी दूसरी ऑप्शंस थी जिसको वहाँ पे वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाते उस वक्त, जो अपर हाउस में जाके अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता? बड़े हैं मेरे से वो सब जिनके नाम आप ले रहे हो, मेरे बाप दादा उनके साथ चले हुए। मैं कहता हूँ कौन सी दूसरी ऑप्शन है, किसको बना के भेजते? 40 MP में राहुल गांधी जी भी लीडर ऑफ अपोजिशन लोअर हाउस में नहीं बन पाए, तो आज़ाद साहब के सिवाय कौन सी दूसरी ऑप्शन थी कांग्रेस पार्टी के पास कि जिसको वो बनाना चाह रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन, और आज़ाद साहब ने रोका? ऑप्शन ही कोई नहीं थी। मतलब आज़ाद साहब एक सिंगल फेस था पूरा कांग्रेस में। आप बताइए ना मुझे, आप नाम बताइए ना, आप बताइए ना, आप मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप बताइए। जो बाकी लोग ये बात कह रहे हैं वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए ना, कि कौन है दूसरा बंदा, कौन था जिस वक्त उनको ये जिम्मेदारी दी गई, और बाखूबी उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई हर मुद्दे को लेके, चाहे वो CAG हो, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे 35A का हो। वाहिद शख्स हिंदुस्तान में वो थे जिनकी आवाज़ 370 पे जम्मू कश्मीर के हर घर, हर नफर के अंदर गूंजी और पूरी दुनिया में गूंजी कि 370 टूटना जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ा बेइंसाफी है। और किसने बोला मुझे बताइए ना? कांग्रेस के साबका प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जाके पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाया। किसने लगाया मुझे बताइए ना? कौन जाके रुका है वहां पे, और किसका ये बयान आया है कि 370 टूटा है, हम इस आवाज़ को बुलंद करें? अगर इतना सब आज़ाद साहब ने अपनी जमात के लिए किया था, और इतने सब अगर आज़ाद साहब अपनी जमात के लिए कर रहे हैं, फिर भी क्यों अब आखिरकार कांग्रेस ही आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आज़ाद साहब जो हैं वो D टीम है? क्योंकि ABC तक तो बनी हुई है ऑलरेडी, बचा था D, और D आप लोगों पे लगा दिया। कुछ दूसरा काम आता है इल्ज़ाम लगाने के सिवाय? बहुत आसान काम है ना इल्ज़ाम लगाना। मैं भी 500 लगा सकता हूँ अभी। वो तो ये भी कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियाँ होंगी, ऐसे ही नहीं बेवफा होंगे आज़ाद साहब। शायद कुछ मजबूरियाँ होंगी जिन मजबूरियों को पूरा करने के लिए वो जा रहे हैं। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहर होने तक? जब जम्मू कश्मीर का 370 के बाद इतना जा रहा है, तो कब तक इंतज़ार करेंगे? वो भी कब तक आज़ाद साहब भी सोचेंगे कि चीज़ें दुरुस्त होंगी? ही इज़ अ मैन ऑफ सब्सटेंस। जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। कहाँ? कांग्रेस की जमात ने कभी रोका नहीं। किसको? आज़ाद साहब। देखिए, आज़ाद साहब का फैसला जो है ना, वो हमारे सर आंखों पे है। उन्होंने जो फैसला खुद गलत फैसला नहीं लिया।
देखिए, फैसला हमेशा बेहतर होता है। कल को अगर बीजेपी का फैसला होगा वो भी बेहतर होगा। बीजेपी का हमने तो अनाउंस कर दिया कि हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी बना रहे हैं। नहीं, कल को अलायंस करें, आगे कहीं पे कुछ हो, आगे फ्यूचर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मुस्तकबिल के लिए। कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? यहाँ पे तो बड़ा कुछ हो गया जम्मू कश्मीर में विदाउट प्रिडिक्शंस। यहाँ पे तो हमने ये भी नहीं सोचा था अल्ताफ बुखारी पीडीपी की आधी जमात को तोड़कर जो है वो अपनी पार्टी बना देंगे। उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? हम तो वही बात पीडीपी वही बात हम कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में हो सकता है बीजेपी के साथ। नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्लियर कह रहे हैं। अगर बीजेपी के साथ आज़ाद साहब या कोई भी नेता चला गया आपकी जमात में से और बीजेपी के साथ जुड़ना चाहें तो क्या? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा सुन लें आप। क्या रियाज नाज इस्तीफ़ा पेश कर देंगे? देखिए, मैं आपको साफ बताऊं, बीजेपी के साथ जाके मिलना नामुमकिन। अगर ऐसा हो गया आप इस्तीफ़ा पेश करेंगे? बस इतनी सी बात है। मैं कर दूंगा। मैं इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा। मतलब इतना टाइम क्यों लगा के आप जवाब? मैं इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा। कर देंगे। हमें आज़ाद साहब पे पूरा भरोसा है, हमें अपने कायद पे पूरा भरोसा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब रियाज नाज साहब, जिन्होंने साफ अल्फाजों में चंद बातें की और उनकी बड़ी अहमियत रखती है। हालांकि हमें ये भी मालूम चला कि ये भी वही एक विक्टिम है जैसे बाकी लोग भी विक्टिम थे जिसे टिकट नहीं दी गई, और हालांकि बिना टिकट दिए इन्होंने जो है वो आज़ाद उम्मीदवार रहकर भी जीत हासिल की। शाहनवाज चौधरी को भी टिकट नहीं दी थी, इमरान ज़फ़र को भी टिकट नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी बड़ी मुसीबत से टिकट ली। तो कांग्रेस के अंदर ही इतने सारे लोग हैं कांग्रेस के जिनको टिकटें ही नहीं दी नौजवानों को, और जो शायद बड़ा कुछ कर सकते थे। तो यहाँ से मालूम चलता है कि शायद कांग्रेस की जमात जो है वो धीरे धीरे बैकफुट पे जा रही है, और कांग्रेस के जूनियर नेताओं को सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की पूरी तंजीम को जो है वो दबाया जा रहा है। और कांग्रेस के अंदर जो भी इस वक्त हो रहा है, शायद आते दिनों में कांग्रेस का पूरा वजूद हमें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने की शक्ल में दिखाई ना दे। मेरी ये ऐसी प्रार्थना नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दिखाई ना दे। होपफुली कि कांग्रेस जो है वो एक बारी फिर से अपने हक़ की लड़ाई लड़ पाए। लेकिन फ़िलहाल आज़ाद ग्रुप पूरा तैयार है और ये बाकायदा फ़ाइट करने के लिए भी तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो भी आएगा हम धूल चटा देंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं आज़ाद साहब की टक्कर में। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सेल के साथ। खुदा हाफ़िज़।